अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है जेनरिक कलेक्शन इन सी शार्प। लास्ट क्लास में हमने नॉन जेनरिक कलेक्शन को पढ़ा था। आज की क्लास में जेनरिक कलेक्शंस क्या होती हैं हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमने एक वेबसाइट ये खोल रखी है और हम इस वेबसाइट से ओवरव्यू करते रहेंगे जो जो टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि जेनरिक कलेक्शन होती क्या है। अच्छा, जेनरिक कलेक्शन को भी पढ़ने से पहले मैं जरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूं जेनरिक कलेक्शंस की। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो आपने एक नॉन जेनरिक कलेक्शन को पढ़ा था। नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या होती है? ऐसी कलेक्शन जिसमें आप क्या हुआ? हाँ, ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते। याद होगा सर आपको? उसमें से हमने एक नॉन जेनरिक पढ़ी थी जिसका नाम था एरे लिस्ट। याद आ रहा है आपको जी? मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी नॉन जेनरिक कलेक्शन को यूज करना हो तो आपको एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ता है। वो नेम स्पेस क्या था सर? यूजिंग सिस्टम डॉट क्या था? सिस्टम डॉट कलेक्शंस। बस आप नॉन जेनरिक के लिए ये नेम स्पेस ऐड करते हैं। तो यहां पर आपने लिखा एरे लिस्ट बना दो। एरे लिस्ट का नाम जो भी आपने नाम रखा उसका ऑब्जेक्ट ये होगा और इस एरे में आप ऐड के मेथड से जिस भी किस्म की वैल्यू ऐड करना चाहते थे वो यहां पर आप ऐड कर लिया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही था सर। यहाँ पर आपने स्ट्रिंग ऐड कर लिया, यहाँ पर आपने इंटीजर ऐड कर लिया, यानी जिस भी टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते थे आप एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। ये थी आपके पास कौन सी कलेक्शन? नॉन जेनरिक कलेक्शन। अब यहां पर समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, असद कहां गया? यहां पर मैं एक मेथड बना रहा हूं, बहुत सिंपल सा मेथड है। मैंने क्या बोला? पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम के नाम से मैंने एक मेथड बना दिया। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेथड है प्रिंट नेम के नाम से। और मैंने क्या बोला? मेरा नाम प्रिंट कर देना। अच्छा, यहां पर आप प्रिंट कर देना। अब जब भी ये मेथड कॉल होगा तो आपसे एक आर्ग्यूमेंट लाजमी लेगा। तो सॉरी, एक पैरामीटर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग नेम के नाम से। मैंने बोला जो भी नाम आए उस नेम को इस वेरिएबल में प्रिंट कर देना एंड दैट्स इट। बात को समझिएगा। मैंने यहां पर क्या किया, एक मेथड बनाया मेरी क्लास के अंदर। और इस क्लास मेथड के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया नेम के नाम से। और इस मेथड में क्या होता है, राइट लाइन के अंदर मैंने क्या बोल दिया, जो भी नेम आ रहा है वो उसको यहां पर क्या कर देना, प्रिंट कर। अब क्लास के मुझे इस मेथड को एक्सेस करना है, मैं क्या करूं? बहुत सिंपल तरीका सर। क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू एंड दैट्स कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम क्लास रेफरेंस वेरिएबल की मदद से मैं डॉट लिख के इस प्रिंट नेम को एक्सेस कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मैं अगर 12 डालता हूं ये स्टिल मुझे एरर दे रहा है। ये एरर मुझे क्यों दे रहा है? ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग। यानी ये कह रहा है कि आपने जब मेथड को बनाया या डिफाइन किया तो आपने बनाते वक्त उसके पैरामीटर में एक जो पैरामीटर पास किया वो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन जब आप उसको कॉल कर रहे हैं तो और आप उसमें जो वैल्यू पास कर रहे हैं यानी जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो किस टाइप की है? इंटीजर। तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो वो यहां पर कह रहा है कि आप स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा पास कीजिए। तो मैंने यहां पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास किया। कॉन्सोल डॉट रीड लाइन लिखा है यहां पर। और यहां पर मैंने इसको रन कर दिया। जैसे ही मैंने रन किया मेरा आउटपुट मेरी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया। यार मैं चाहता हूं, मेरी बात सुनिएगा, एक ऐसा मेथड बनाऊं, एक ऐसा मेथड बनाऊं जिसमें मैं रन टाइम पे जो डेटा, गौर से सुनिएगा, जिसमें मैं जो रन टाइम पे डेटा पुट करूं, जिस टाइप का पुट करूं वो उस टाइप का डेटा एग्जीक्यूट करूं। मेरा सवाल समझ में आया? मैंने क्या बोला? अभी अगर मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूं तो ये अपने पैरामीटर में किस टाइप का डेटा लेता है? मैं चाहता हूं एक ऐसा मेथड बनाऊं जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूं या कॉल करूं तो उसमें जो डेटा टाइप उस वक्त डिफाइन करूं, उस वक्त यानी मैं कॉलिंग के वक्त डेटा टाइप की बात कर रहा हूं और उसमें मैं उस टाइप का डेटा डाल सकूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल हो पाता है आपकी जेनरिक की मदद से, यानी जेनरिक कलेक्शन की मदद से। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। सी शार्प में जेनरिक कलेक्शन एक ऐसी कलेक्शन होती है जो टाइप सेफ होती है। टाइप सेफ का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें हमें वेरिएबल्स को बनाते वक्त ये डिफाइन करना पड़े, या वेरिएबल्स हो या मेथड्स हो, कि हमें डिफाइन करना पड़े कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा हो। अगर मैं नेम के अंदर स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूं तो मुझे वेरिएबल के साथ उसकी डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। यानी आप उसमें जिस टाइप, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग या स्टूडेंट, क्लास एक्सेट्रा या कोई के डेटा को स्पेसिफाई करते हो वही स्टोर होता है।
इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है और रन टाइम एरर्स नहीं आते। यानी ये यही बात कर रहा है जो बात मैंने आपसे कही। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा मेथड या कुछ भी वेरिएबल या प्रॉपर्टी जो भी आप कहना चाह रहे हो, एक ऐसा मेथड बनाओ जिसमें मैं रन टाइम के ऊपर, यानी रन टाइम के ऊपर क्या करूं, जो मुझे डेटा पुट करना है मैं उसमें वो डेटा टाइप डिफाइन करूं और उसमें उसी टाइप का डेटा डाल सकूं। तो अगर आपको ये अचीव करना है तो इसके लिए आप जेनरिक कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हो। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? मेरा कहने का मकसद क्या है कि मैं एक ऐसा मेथड बनाऊं जिसमें रन टाइम के ऊपर मैं उसकी डेटा टाइप यहीं पर डिफाइन करूंगा कि ये मेरा मेथड इसमें इस टाइप का डेटा लेगा और वो उसी टाइप का डेटा स्टोर करूंगा। यानी मैं एक ऐसा मेथड बनाना चाहता हूं कि जिसे मैं हर बार जितनी बार कॉल करूं तो हर बार मैं अलग टाइप का डेटा उसमें दे सकता हूं और अलग टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आए? तो हम इस तरह कैसे अचीव कर सकते हैं यूजिंग जेनरिक कलेक्शन। तो अगर आप जेनरिक कलेक्शन को बनाना चाहते हो, मैं नॉन जेनरिक को फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूं और यहां पर मैं जेनरिक कलेक्शन, सबसे पहले तो जेनरिक कलेक्शन को आप यूज करेंगे बाय यूजिंग दिस नेम स्पेस। अगर आप जेनरिक कलेक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नॉन जेनरिक के लिए यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, और नॉन जेनरिक के लिए जेनरिक के लिए यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक्स आपने पूरा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब ये लिखने के बाद आपने यहां पर आना है। अब मैं क्या चाहता हूं मेरा मेथड कैसा हो कि जब भी हर बार जितनी बार वो कॉल करे, हर बार एक नई डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप के साथ उसके डेटा को डिफाइन करे, उसमें वो डेटा प्रिंट हो जाए। यानी ना यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हो ना इंटीजर लिखा हो, मैं जब जो डेटा टाइप दूं वो उस टाइप का डेटा प्रिंट करने की एबिलिटी रखता हो। तो अगर आपने अपने मेथड को जेनेरिक बनाना है तो जेनेरिक बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो एंगुलर ब्रैकेट्स का। किसका? एंगुलर। तो आप अपने मेथड के साथ यहां पर एंगुलर ब्रैकेट्स को डिफाइन कर दो। और डिफाइन करने के साथ चूंकि आप जेनेरिक बना रहे हो और किसी भी टाइप का डेटा उसमें स्टोर हो सके, तो यहां पर आप कैपिटल टी से टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, एक मेथड बना दो जो कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्या डिफाइन कर रही है, ये एक जेनेरिक मेथड है। टी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें किसी भी डेटा टाइप का डेटा आ सकता है। अब यहां पर मुझे डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी टी का इस्तेमाल करके यहां पर इसको पेस्ट कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? यानी अब ये मेथड यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया है। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा प्रिंट नेम को, अगर यहां पर अब देखो जब ये कॉल होगा तब भी तो यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए मेथड को मैंने मेथड को डिफाइन करते वक्त यहां पर डेटा टाइप डिफाइन की। तो अगर मैं यहां पर आके लिख दूं स्ट्रिंग, तो यहां पर देखिए स्ट्रिंग टाइप का डेटा चला जाए। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको डिफाइन करूं, यहां पर लिख दूं एक इंटीजर, तो यहां पर एरर आ जाएगा, देखा आपने। अब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा डिफाइन कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिख दूं बूलियन, या मैं लिख दूं फ्लोट, और यहां पर मैं फ्लोट टाइप का डेटा यहां पर पास कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? यानी मैं अब एक ऐसा मेथड बना पाया जिसमें मैं किसी रन टाइम पे जब उसको एग्जीक्यूट करता हूं या कॉल करता हूं, तो उस वक्त मैं उसमें डेटा टाइप को डिफाइन कर देता हूं। तो उसकी हेल्प से मुझे क्या होता है कि मैं एक ही मेथड को डिफरेंट डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल कर पा रहा हूं। यहां पर देखिए जब मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए सारे जो कॉलिंग थी वो एग्जीक्यूट हो गई। जी, समझ में आया? जी असद। जी सर आया। ये कौन सा मेथड है? जेनेरिक मेथड है। जेनेरिक मेथड क्या है, इसमें कैसे पता चल रहा है जेनेरिक मेथड है? क्योंकि आपने सर अपने मेथड को डिफाइन के साथ साथ उसमें ये एंगुलर ब्रैकेट्स को डिफाइन किया। अच्छा, यहां पर आपने टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइप को। अब यहां पर आपने इसकी टाइप को टी क्यों कर दिया, यहां पर स्ट्रिंग क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि आपने ये बता दिया कि यार यहां पर जब भी जो पैरामीटर पास होगा मैं उसकी टाइप टी को अभी यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जब मैं कॉल करूंगा उसकी टाइप को वहीं पर डिफाइन कर दूंगा। तो अब बताइए एक ही मेथड को कितने तरीकों से आप यूज कर पा रहे हो? काफी अलग तरीकों से। यानी अब आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हो। इसको हम जेनेरिक मेथड कहते हैं, और जेनेरिक मेथड बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। जेनेरिक मेथड क्या होता है, दोबारा से, सी शार्प में जेनेरिक कलेक्शन एक ऐसी कलेक्शन होती है जो कि टाइप सिर्फ होती है। टाइप सिर्फ से मुराद क्या है, ये देखिए ना सर, मैंने कॉल करते वक्त यहाँ पर टाइप को डिफाइन नहीं किया, किया या नहीं किया? किया ना सर। अब इससे टाइप सेफ्टी से क्या हुआ कि अब स्ट्रिंग के अलावा कोई और डेटा में जा सकता है? आओ करके देख लेते हैं। मैंने अगर लिखा यहां पर ये, क्या ये डेटा स्टोर हो जाएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने मेथड को डिफाइन करते वक्त ये बता दिया कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो अब इसमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर हो सकता है, इसीलिए इसके अंदर टाइप सेफ्टी का फीचर आता है। यानी आप उसमें जिस टाइप, यानी जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग या क्लास, अच्छा क्लास को भी आप इसमें पास कर सकते हो, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा दोस्त।
डेटा स्पेसिफाई करते वो स्टोर होता है, इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है और रन टाइम एरर्स नहीं आती। बात समझ में आ गई? हाँ, अब इनका सवाल है सर, ये कहने लगे कि अदन अफान कहते हैं कि सर यहां पर तो मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया, इज इट पॉसिबल कि मान लीजिए मेरे पास एक और पैरामीटर होता, मैं नेम के अलावा सर एज भी बात करता, मैंने टी लिख के सर एज को डिफाइन कर दिया, एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और यहां पर अगर मैं मैसेज पूरा लिख दूं अफान को जिस तरीके से कि नेम इज ये होगा, यहां पर मैंने वेरिएबल का नाम पास कर दिया सर, नेम आ जाएगा, एंड एज इज यहां पर मैंने डिफाइन कर दी सर, एज यहां पर आ जाएगा। यानी जब मैं अब इस मेथड को कॉल करूंगा और इस वैल्यू में वेरिएबल पैरामीटर में वैल्यू दूंगा, वो यहां पर इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएंगी। अब देखिए सारे मेथड मेरे एरर देने लगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कितने पैरामीटर पास किए, तो अब मैं बताऊंगा कि पहला मेथड जो है, पहला पैरामीटर वो मैं स्ट्रिंग रखना चाहता हूं, और दूसरा जो है वो मैं क्या रखना चाहता हूं, इंटीजर रखना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटीजर डिफाइन किया और यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसके अंदर वैल्यू को पास कर दूंगा, मैंने लिखा असद कौमा 12। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, ये स्टिल मुझे एरर दे रहा है, क्यों? रीजन बता सकते हैं ये एरर क्यों दे रहा है? बताइए। वो कह रहा है यूजिंग द जेनेरिक मेथड प्रोग्राम डॉट प्रिंट नेम टी 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 रिक्वायर्स वन टाइप आर्ग्यूमेंट्स। नहीं समझे? हाँ, तो मतलब मैं एक दफा लिखूं ऐसे, इस तरीके से, ये गलत नहीं हो जाएगा? फिर गलती यहां पर थी या यहां पर थी? कहाँ गलती की है मैंने? देखो, तो इसमें जेनेरिक मेथड है, इसमें क्लास भी है, और ये रहा जेनेरिक मेथड, ये देखो, इसने भी सेम बनाया जैसे मैंने बना के दिखाया आपको। अच्छा, इसमें मेथड बनाया इसने। बताइए सर, ये तो सिंगल पैरामीटर वाला ही दिखा रहा है इसने, मेरे वाला काम करके दिखाया है इसने। इसमें बताइए कि अगर हमें मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा डिफाइन करना हो कैसे कर सकते हैं जी? बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? इस इंटीजर को अलग रखूं और स्ट्रिंग को अलग एंगुलर ब्रैकेट में रखूं, तो उससे क्या होगा? बोलो ना क्या होगा। सर आपने एरर को दोबारा पढ़िए, गौर से पढ़िए, माउस रखिए यहाँ पर, एरर देखिए, दोबारा सीखते हैं चल। यूजिंग द जेनेरिक मेथड को यूज करते हुए प्रोग्राम डॉट प्रिंट नेम, यहां तक समझ में आया? यहां पर ये क्या बोल रहा है, यहां पर आपने प्रिंट नेम के अंदर यहां पर आपने कितनी टाइप को डिफाइन किया है? एक। रिक्वायर्स वन टाइप आर्ग्यूमेंट, यहां पर तो आपने दो दी हैं, लेकिन अभी भी ये रिक्वायर कितनी कर रहा है? वन। यानी इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर जो हमने एक डिफाइन किया ये गलत है? हाँ, यहां पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि T1 T2, तो अब ज्यादा बेहतर नहीं होता T1 ये आ जाए T2, एरर चलेगा? यानी इसका मतलब हमें जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, बात समझ, अब हुआ क्या ये समझना। हुआ ये कि मैंने यहां पर यहां पर क्या डिफाइन किया? एक सिंगल टाइप को डिफाइन किया। अब प्रॉब्लम ये कि मैं यहां पर कितनी टाइप पास कर रहा हूं, तो वहां पर आपसे कितनी टाइप मांग रहा है? एक। तो यहां से मैं स्ट्रिंग और इंटीजर दो अलग अलग भेज रहा था, जबकि उसे कितनी चाहिए थी? एक। तो यहां पर स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा उसमें पास हो रहा था, प्रॉब्लम ये थी। क्या लगाना जरूरी? सर नाम में डिफरेंशिएशन तो करनी पड़ेगी ना सर। अच्छा, थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं सर, थोड़ा मुश्किल हो गया है, आसान करते हैं, ये देखो, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, अगर मैं दोनों में ही स्ट्रिंग पास करता तब तो इशू आता ही नहीं। क्यों? मैंने क्या बोला, दो दो क्या होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे, एक ही टाइप के होंगे, टाइप शिफ्ट भी सर, यहां पर किस टाइप को डिफाइन कर दिया? अब यानी जितने भी पैरामीटर्स होंगे किस टाइप के होंगे? आओ चला के देखिए, चल रहा है या नहीं चल रहा, देखिए, बिल्कुल चल रहा है, हाँ या ना? अफान का सवाल ये था कि सर अगर मैं यहां पर मल्टीपल पैरामीटर पास करूं, मल्टीपल से मुराद क्या है? मल्टीपल डेटा टाइप के पैरामीटर्स, ये एक सिंगल टाइप की बात नहीं कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक टी डिफाइन कर रहा है एक सिंगल टाइप को, तो मुझे कितनी चाहिए? मल्टीपल, दो या तीन, जितनी भी सर आपको चाहिए, तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने बना दिया एक और टी। अब प्रॉब्लम ये कि सेम टी बनाऊंगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो यहां पर मैंने क्या नाम T1 और ये कर दिया T2।
और यहां पर मैंने क्या बोला, इस वाली में जो टाइप आएगी वो T1 की आएगी और उसमें क्या आ जाएगी, T2 की टाइप आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, अभी कॉल माउस रखो, अभी क्या कह रहा है, गौर से पढ़ना। अब कह रहा है दो चाहिए थी, एक दे रहे हो। अब यहां पर मैं दूसरी टाइप डिफाइन कर दूंगा, मैंने कहा कॉमन इंटीजर। जैसे ही मैंने इंटीजर लिखा यहां पर ये रोल आ गया। इसको मैंने सही किया, फाइल को सेव किया, स्टार्ट किया, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो। समझ में आया सर? और सर अगर भूल करना हो हाँ, वो जो भी आपको करना है सर वो आप कर सकते। समझ में आया? बस टी जी, अल्फाबेट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट आप कोई भी, हाँ कुछ भी। टी, बस मैंने टी इसलिए लिखा कि तुम्हें लगे कि यार ऐसा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, बाकी आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं सर। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जी सर। इस अच्छा, व्हाट इज जेनरिक, जेनरिक कलेक्शन? शाबाश, बताओ ना, एक जेनरिक कलेक्शन क्या होती है? जी अब्दुल्ला। ताकि हम, जब हम ये जो है डिफरेंट टाइप का डेटा जो है, डेटा टाइप इसके पास कर सकते हैं, कॉल करते हैं, ऐसी कलेक्शन जिसमें हम क्या कर सके, ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें हम टाइप सेफ्टी हमें मिलती है। यानी टाइप सेफ्टी से मुराद क्या है, यानी जो टाइप हम पास करें हम सिर्फ उसमें वही डेटा दे सकें, इसके अलावा फर्दर और किसी टाइप का डेटा ना दे सकें। ये हमारे पास जेनरिक कलेक्शन कहलाती है। अभी हमने जेनरिक कलेक्शन में जेनरिक मेथड को बनाना सीखा कि अगर मुझे जेनरिक मेथड बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूं। मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर आपको जेनरिक मेथड बनाना है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी टाइप का डेटा पास करें, वो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उस मेथड को एग्जीक्यूट करे और आउटपुट हमारी स्क्रीन पे हमें लाके दे, तो हमने यहां पर जेनरिक मेथड को सीखा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो। क्या नहीं समझ में आया? सर सबसे पहले तो ये समझिए, ये मेथड है आपका, मेथड का नाम। अगर आपने एक ऐसा मेथड बनाना है जो कि टाइप सेफ्टी फीचर्स को, टाइप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब हम उसे कॉल करें उसमें सिर्फ उसी टाइप का डेटा पास हो सके, या रन टाइम पे हम एक ही मेथड को मल्टीपल डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल कर सके सर, जो डेटा टाइप हम डिफाइन करें उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सके, तो यहां पर हम ऐसे मेथड को बना सकते हैं जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड को बनाने के लिए आपको यूज करने पड़ते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। याद रखिएगा, मेथड के नेम के बाद हम उसको लगाते हैं। उसके बाद अब यहां पर आपने देखा कि आपने मेथड में पैरामीटर्स कितने लिए हैं, दो। यानी आपने दो अगर आपको एक सिंगल टाइप की, अच्छा दोनों पैरामीटर में अगर आपने एक ही डेटा टाइप का डेटा पास करना था, मतलब आपने कहा मैं दो पैरामीटर बना रहा हूं लेकिन दोनों में मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, तो आपको ये T1 T2 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप एक ही टाइप डिफाइन करते, आपने एक ही टाइप दोनों में पास करनी है ना। और यहां पर अगर आप स्ट्रिंग लिखते तो आपका काम हो जाता। यहां पर देखिए स्ट्रिंग लिखा, काम हो गया मेरा। बात समझ में आ गई? यहां पर लिखा T1। यहां पर हमने T1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल टाइप को, यानी जब कॉल करते वक्त मैंने उसको एक टाइप दी, तो उस एक टाइप से क्या हुआ, दोनों को T1 और T1 इन दोनों पैरामीटर्स को क्या हुआ, स्ट्रिंग असाइन हो गई। यानी इसके पैरामीटर में क्या आ गया, और से समझना, ये स्ट्रिंग मैंने किसको असाइन किया, मेथड की कॉलिंग करते वक्त मैंने किसको असाइन किया, T1 को। तो T1 में किस टाइप का डेटा आ गया, तो ये वाले ये वेरिएबल के नाम, ये क्या लिखा हुआ टाइप, T1। ये क्या लिखी हुई, T1। T1 में क्या आ चुका था, स्ट्रिंग। तो यानी ये दोनों पैरामीटर किस टाइप के होगा, स्ट्रिंग। तो यहां पर ये नाम चल गया। अब मुझे अफान ने सवाल किया, सर मुझे मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा को पास एज अ पैरामीटर पास करना है, तब मैं क्या करूं? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक टाइप लिखते हो, एक एक बनाते हो टाइप, तो उसमें मसला ये कि आप उसमें एक ही टाइप को डिफाइन कर सकते हो। इसने कहा मुझे मुझे दूसरी डेटा टाइप भी डिफाइन करनी है, तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, कॉमा T1 कॉमा T2। अच्छा, इसके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी T1 T2 रखें। और मैंने क्या बोला, नेम बेसिकली T1 को रिप्रेजेंट करेगा और एज किसको रिप्रेजेंट करेगी, T2 को। और जब मैं यहां पर आया मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग टाइप का डेटा T1 हो जाएगा और T2 मेरे पास हो जाएगा इंटीजर टाइप का। एंड दैट्स इट। अब मैंने यहां पर अपने डेटा को पास किया, यहां पर देखिए स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही चाहिए, और अगर यहां पर इंटीजर में मैं स्ट्रिंग डालूंगा ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में क्या डेटा जाना चाहिए। तो यहां पर ये अपनी डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है कि यहां पर टाइप सेफ है या नहीं। और जब मैंने इसमें इंटीजर डाला और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरा आउटपुट आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर आपसे कोई कहे मुझे एक ऐसा मेथड बना के दो जिसमें मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा डिफाइन कॉलिंग करते वक्त, मैं उसमें डेटा टाइप को डिफाइन करते वक्त उसमें वो डेटा पास कर सकूं, तो आप उसको एक जेनरिक मेथड बनाकर दे दोगे। इससे फायदा क्या हुआ सर, कोई फायदा बता सकता है? अब्दुल्ला सर, मतलब एक ही मेथड को हम डिफरेंट डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। भाई एक ही मेथड था, हम उसमें कभी नाम को भी प्रिंट करवा रहे हैं, कभी इंटीजर को भी प्रिंट करवा रहे हैं, कभी फ्लोट को भी प्रिंट करवा रहे हैं, मेथड हमारे पास एक ही रहा। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर हो गई सर?
अब चलते सर, ये तो जेनरिक मेथड को बनाने का तरीका है। क्या सर हम पूरी की पूरी क्लास को जेनरिक बना सकते हैं? यानी क्लास में सब कुछ हो, प्रॉपर्टीज भी बनी हुई है, मेथड भी बने, सब जेनरिक हो जाए? बिल्कुल बना सकते हैं सर। मेरा सवाल समझे? मैं अब क्या करना चाह रहा हूं? पूरी क्लास जिसमें प्रॉपर्टीज हो, वेरिएबल्स हो, मेथड्स हो, सब जेनरिक हो जाए सर। कैसे करेंगे? आइए इसको सीखते हैं सर। जेनरिक मेथड कैसे, जेनरिक क्लास कैसे बनाई जा सकती है? बहुत आसान है। सिंटेक्स देखिए। A generic class is used to create an instance of any data type. To define a generic class, we use angular bracket इस तरीके से as। तो आइए हम भी एक काम करते हैं, एक अलग से यहां पर एक क्लास बना लेते हैं। ऐड न्यू क्लास। यहां पर हमने क्लास बना दी स्टूडेंट के नाम से। बना दी। अब ये मुझे क्लास क्या बनानी है? जेनरिक। तो अगर आप क्लास को जेनरिक बनाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, जेनरिक बना दो इसको। मैंने जेनरिक बना। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैं अब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्लास कब एग्जीक्यूट होती है? जब उसका। तो अब इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वहां पर मैं डेटा टाइप को डिफाइन करूंगा। डन। अब यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाना है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है सर वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वो वेरिएबल एग्जांपल के तौर पर मैं आसान समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा पब्लिक, क्योंकि इंटीजर तो लिख नहीं सकते। हम क्या चाहते हैं, हमारा वेरिएबल किस टाइप का हो? किसी भी टाइप का हो। तो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया किसको? क्लास को। क्लास को क्या डिफाइन कर दी? क्लास क्या है? जेनरिक। तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी टाइप लिख सकते हैं? कौन? टी। टी लिख दिया सर। उसके बाद मैंने आईडी टाइप का या डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना दिया। डन। एक वेरिएबल बना दो किस टाइप का? डेटा। उसमें टाइप क्या होगी? टी। टी मींस, वो तो हम बाद में डिफाइन करेंगे जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब एक मेथड भी बना लेते, पब्लिक वॉइड शो डेटा। बना दिया। मैंने क्या बोला, इसमें क्या होगा, एक ये मेथड जब भी कॉल होगा एक पैरामीटर लेगा। क्या लेगा? तो मेथड किस टाइप का होगा? जेनरिक मेथड बना रहा हूं। तो यहां पर जेनरिक को बनाने के लिए क्या पास कर दूंगा? ये ऊपर वाली टी पास कर दूंगा, ये वाला टी यहां पास कर दी। ये जरूर कर दिया। और टी क्या क्या लिख दिया, यहां पर क्या पास हो जाएगा? डेटा। यूजर डेटा जो भी यहां पर देगा, यूजर डेटा पास कर दो। डन सर। मैंने क्या बोला, सी डब्ल्यू प्रिंट कर दो किसको? यूजर डेटा को यहां पर प्रिंट कर दो। कर दिया। अभी ये पूरी क्लास जेनरिक है। और यहां पर भी टाइप टी को डिफाइन किया गया, यहां पर भी टाइप टी को डिफाइन किया, यानी जो डेटा टाइप इसको असाइन होगी वो सारे वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। वेरिएबल्स को भी। और अच्छा ऐसा होगा, आइए चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करूं? अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, मेन का मेथड बनाऊं। प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद मेन मेथड। तो मैंने यहां पर कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। ये मेन का मेथड आ गया। अब मैं ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाऊंगा? स्टूडेंट। शाबाश। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट। अच्छा ये देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये देखो क्या कह रहा है, देखो खुद भी बता रहा है, ये देखो स्टूडेंट कौन सी क्लास है? एक जेनरिक क्लास है, बता रहा है सर वो। अब यहां पर क्या कह रहा है, डिफाइन करो। किस टाइप का डेटा पास करना चाहते हो अपने स्टूडेंट क्लास के अंदर? स्ट्रिंग। चलो स्ट्रिंग। ये उसका नाम रख लिया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया सर। बन गया। यानी अब इस पूरी क्लास में किस टाइप का डेटा पास हो सकता है? तो अगर मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट डेटा, तो इसमें किस टाइप का डेटा पास होगा? हो गया सर। अच्छा इंटीजर करके देखिए, करके देखिए क्या पता हो जाए। कर लेते। ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आपने क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन की हुई डेटा टाइप, जिसकी वजह से पूरे वेरिएबल्स और मेथड को सेम टाइप डिफाइन की जा रही। अच्छा मेरे ख्याल से यहां लिखने की शायद जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी। ये तो हम जेनरिक मेथड, जब सिर्फ जेनरिक मेथड अलग से बनाना हो ना, तब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट तब डिफाइन करने होते हैं जब जेनरिक बनाना हो। अब चूंकि हमने ऑलरेडी क्लास को बना दिया तो हम उसी क्लास की तमाम को टाइप को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर मैं किस टाइप का डेटा पास करूं? कर दिया सर। स्टूडेंट डॉट शो डेटा। अब यहां पर किस टाइप का डेटा पास होगा? किस टाइप का पास होगा? स्ट्रिंग पास होगा। हाँ इसमें। हाँ बताओ क्या पास करूं? सर स्ट्रिंग ही होगा ना सर। यहां पर टी क्या किया है, स्ट्रिंग किया है ना सर। तो नेम इज, या कंपनी का नाम लिख देते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। डन सर। अब मैंने क्या बोला, अच्छा अगर मैं इस आउटपुट इस प्रोजेक्ट प्रोग्राम को रन करूं तो क्या मेरा डेटा प्रिंट हो जाएगा? हाँ। क्यों?
क्योंकि सर आपने इस डेटा यानी वेरिएबल को कहीं प्रिंट किया है? नहीं। तो पहले आपको उसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। CW प्रिंट कर दो किसको? नेम इज। नेम इज क्या? वेरिएबल का नाम क्या है आपके? स्टूडेंट डॉट डेटा में क्या पड़ा होगा आपका? असद। और मैंने यहाँ पर $साइन पीछे लगा दिए। फाइल को सेव किया, एग्जीक्यूट किया, ये देखो एरर आ रहा है। क्या कह रहा है? प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ मेन मेथड सुटेबल फॉर एनी एंट्री पॉइंट। मेन का मेथड ही लिखा हुआ है ना यहाँ पर। क्या कह रहा है? प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर एनी एंट्री पॉइंट। अच्छा। क्या कह रहा है ये? अच्छा सॉरी। वो ये कह रहा है कि आप गलती क्या कर रहे हो, देखो। हम क्या कर रहे हैं, मेन का मेथड कहाँ बना रहे हैं? क्लास के अंदर। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट किस टाइप की क्लास है? जेनेरिक। वो कह रहा है इसमें नहीं बनाओ भाई, क्लास के अंदर बनाओ, सिंपल क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम नाम की क्लास बना दी। इसके अंदर मेन का मेथड डिफाइन कर दिया। रन करूं? डन सर। अच्छा, अब इस क्लास का फायदा क्या हुआ फजील? इस क्लास का फायदा क्या हुआ? जेनेरिक क्लास का फायदा क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये है कि सर अगर हम कल को दोबारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा पास कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ? इंटीजर। यानी अब ये जो स्टूडेंट क्लास है किस टाइप का डेटा लेगी? इंटीजर टाइप का। तो मैंने अगर लिखा स्टूडेंट वन डॉट डेटा, तो यहाँ पर क्या पास होगा? एक इंटीजर। यहाँ पर क्या पास होगा? एक इंटीजर। ये देखिए सर। अब एक इंटीजर डेटा के लिए यूज कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ये देखिए। तो सॉरी, गलत आ रहा है। यहाँ पर आना चाहिए था स्टूडेंट वन डॉट डेटा। यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट वन कंसोल डॉट राइट लाइन। ऑब्जेक्ट वन। यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट टू, ताकि तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस लगे कि हमने यहाँ पर अलग ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर अलग बनाया हुआ। ऑब्जेक्ट टू। ये देखो भाई, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट बना वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है? दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट बना वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है? इंटीजर। बात समझ में आ गई? तो यानी इसका मतलब ये है कि हम जेनरिक मेथड भी सेपरेट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और अगर हम पूरी क्लास को भी जेनरिक बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं जी। क्या सर, समझा नहीं? बताइए कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? लाइन नंबर 11 सर, इसकी बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर अगर आप एक वेरिएबल बनाते तो आप कैसे बनाते? पब्लिक एक वेरिएबल बना दो इंटीजर टाइप का, जिसमें क्या होगा? डेटा वेरिएबल का नाम क्या होगा? आईडी। ऐसे ही है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें किसी भी डेटा टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। यानी मैं रन टाइम करते वक्त जब ऑब्जेक्ट बनाऊं क्लास का, तो वो क्लास डिफाइन करेगी इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या टाइप टाइप पास कर दूंगा? मैंने क्लास को क्या बना रखा? जेनेरिक। तो यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया? टी। यानी अब इस आईडी में टी टाइप का डेटा पास होता है। टी मतलब यानी जब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त जो डेटा टाइप में डिफाइन करूंगा, वो इस वेरिएबल में डेटा टाइप असाइन हो जाएगी। समझ में आया? तो अभी आपने क्या क्या सीखा? दो चीजें सीखी सर। क्या? कि जेनेरिक मेथड कैसे बना सकते हैं और जेनेरिक क्लास कैसे बना सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? एक बार बना दो, अब उसको आप मल्टीपल डेटा टाइप के साथ अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। असद मैंने मेथड से टी इसलिए यहां से हटा दिया क्योंकि मैं यहां पर अलग से मेथड को जेनेरिक दोबारा नहीं बना रहा था। मैं ऑलरेडी ऊपर जेनेरिक डिफाइन कर चुका था। बात समझ में आई? यहां पर मैंने सिर्फ मेथड को जेनेरिक बनाया था सर। तो मैंने इसीलिए मेथड को बनाते वक्त यहां पर जेनेरिक की एंगुलर ब्रैकेट को डिफाइन किया। इस बार मैंने पूरी क्लास को ही जेनेरिक बना दी। जब मैंने जेनेरिक बना दिया तो मुझे दोबारा से जेनेरिक डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है। मैं इसी टी टाइप को इस्तेमाल कर सकता हूं। क्लियर? क्लियर सर? आया ना? पक्का? क्लियर हो गया? गुड। डन है।
अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल करवाता हूँ, एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझ में आ जाएगी आपको। इसी में करके दिखाऊं? जी। एक और क्लास अलग से बना लूं? ठीक है। जेनरिक मेथड सवाल है कोई? कोई पूछना चाहता है इसमें कुछ? जेनरिक मेथड कैसे बनाते हैं? सर अगर पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। जेनरिक क्लास समझ में आ गई? इधर से गुलाम मुस्तफा जी तीनों समझ में आ गई? सर साजिद, अब्दुल्ला आई समझ में नहीं आई? अहमद जी, अफान जी, आ गई सर। जेनरिक जेनरिक क्या होती है पहले एक बार, जेनरिक कलेक्शन क्या होती है? ऐसी कलेक्शन जो टाइप सेफ हो, जिसमें हम मेथड या जो है वो हम उसको क्लास को भी जेनेरिक बना सकते हैं, और इसमें हम टाइप रिस्ट्रिक्ट करते हुए उसको कॉल ऑब्जेक्ट या कॉल करते वक्त उसमें हम उस टाइप का डेटा पास कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? डन सर। इससे फायदा क्या होता है? रन टाइम पे एरर्स नहीं आते। बात समझ में आ गई? गुड। अब सर मैं आपको एक इसमें प्रॉब्लम बताना चाह रहा था कि वो प्रॉब्लम क्या होती, तो मैं एक यहाँ पर नई क्लास बना लेता हूँ, ऐड क्लास, और क्लास का नाम रख देते हैं हम कंपैरिजन। ठीक है। ये मेरे पास एक क्लास है, और इस क्लास को मैं बना लेता हूँ जेनेरिक। क्या बना रहा हूँ? जेनेरिक। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बोला एक मेथड बना दो पब्लिक, एक मेथड बना दो वॉइड कंपेयर के दौरान। क्या बना दो? कंपेयर मेथड बना दो, पब्लिक वॉइड कंपेयर मेथड बना दिया मैंने। अब मेरे पास दो वैल्यूज होंगी सर। क्या होंगी? दो। टी वैल्यू वन, टी वैल्यू टू। डन सर। दोबारा बताइएगा स्टार्ट से। मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास को जेनेरिक बना दिया। कौन सा नेम स्पेस सर? लाइन नंबर 7 ये सर। सर ये तो क्लास के प्रोजेक्ट का नाम रखा है ना सर आपने? अपने इसका इसका नेम स्पेस यानी इसका नाम क्या है, क्लास का नाम क्या रखा हुआ है आपने? मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया कंपेयर के नाम से। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ पता है? दो चीजों को कंपेयर करूंगा, और ट्रू या फॉल्स में आंसर दे दूंगा। बात समझ में आ गई? ए बी के बराबर है या नहीं है? नहीं है। 12 के बराबर है या नहीं है? बराबर है सर। ऐसे समझ में आई? अच्छा जी। अब उसके बाद मैंने मेथड की रिटर्न टाइप डिफाइन कर देता हूं। मैंने यहां लिख दिया, या सिंपल ये सही है, हाँ। मैंने यहां पर क्या लिखा? अगर, अगर, जुमला सुनना, टी इक्वल्स टू टी बराबर है। अच्छा मैं, हाँ सॉरी, एक चीज गलत कर रहा हूं। मैं क्लास जेनरिक नहीं बना रहा, मैं मेथड जेनरिक बना रहा हूं। सिर्फ मेथड। एक T1 ले लिया, दो टाइप चाहिए, और एक ले लिया T2 ले लिया मैंने। ठीक है। यहाँ लिखे T1 और T2। ठीक है। डन है सर। दो जेनरिक पैरामीटर्स मैंने बना दी। मैंने कहा T1 बराबर है किसके? तो मैसेज में क्या दिखा देना? ट्रू दिखा देना। यस, इक्वल्स। डन सर। एल्स वरना क्या दिखा देना? नॉट इक्वल। सही है सर। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। ये एरर दे रहा है, और से देखो। सिंपल यहां पर मैंने एक मेथड बनाया, मेथड में जेनरिक मेथड है, दो टाइप T1 और T2 को डिफाइन कर दिया। अंदर बहुत बेसिक सी लॉजिक लिखी है कि अगर T1 T2 के बराबर है तो यस, नहीं है तो सिंपल। ये एरर क्यों दे रहा है? माउस रखो। कह रहा T1 इज अ टाइप विच इज नॉट इन द वैलिड कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है T1 एक टाइप तो है, लेकिन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्टेक्स्ट। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं अगर इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा स्टैटिक, अच्छा मेथड बना हुआ है ये मेरे पास। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने चलाना है, क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट वन बना रहा हूँ, किसका? क्लास का। कंपैरिजन क्लास का, कंपैरिजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने लिखा कंपैरिजन डॉट कंपेयर, और यहाँ पर क्या लिख दिया? दो टाइप डिफाइन कर दी, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है।
यहाँ लिखा 12,12। सेव किया, स्टिल एरर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। मैं प्रोग्राम को चलाता हूं, और प्रोग्राम को चलाने के बाद ये एरर अभी भी आ रहा है। ये देखो, कह रहा है T1 इज अ टाइप तो है, लेकिन विच इज नॉट वैलिड इन द गिवन कंटेक्स्ट। T2 इज आल्सो अ टाइप विच इज नॉट वैलिड इन द गिवन कंटेक्स्ट। ये एरर क्यों आ रहा है? कोई मुझे बता सकता है सर ये एरर क्यों आ रहा है? जी असद, कुछ जहन में आ रहा हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से एरर आ रहा है? ओ सॉरी सर, सॉरी सॉरी, गलती कर दी बाकी। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम वैल्यू 1 बराबर है वैल्यू 2 के। सॉरी सर। स्टिल एरर आ रहा है सर, माउस रखी। हाँ अब सही एरर आ रहा है। कह रहा है ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड ऑफ टाइप T1 एंड T2। ये किस चीज का एरर है? वो कह रहे हैं कि जनरेट टाइप है तो उसके लिए जो है हम डबल इक्वल टू क्यों नहीं यूज कर सकते? सवाल तो ये है ना कि आप क्यों नहीं यूज कर सकते। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पेस्ट करते हैं। देखते क्या बताता है। द एरर CS 10 0019 ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड, दिस इंडिकेट्स अ टाइप मिसमैच when attempting to use the equality operator in C sharp. This typically occurs in generic context. ये तब occur होता है जब आप generic में use करो, where the compiler cannot guarantee that the type T1 and T2 which represent generic type parameter support। वो ये कह रहा है कि, शायद मुझे आपको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बता दूं। वो ये कह रहा है कि ये एरर्स तब जनरेट होता है जब आपका प्रोग्राम यानी कंपाइलर, आपके कंपाइलर को जब कंपाइल करता है तो वो इस बात की गारंटी नहीं ले पाता कि वो जो T1 और T2 की टाइप जो है वो मैच करेगी या नहीं करेगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसे इस बात की या मसला या प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से वो आपको इश्यूज फेस करवाता है। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। टी शार्प में ये एरर क्यों आता है, पढ़ते हैं सर। सी शार्प एरर CS 0019 ऑपरेटर डबल इक्वल टू कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड। इसका मतलब है कि आप जेनेरिक टाइप T1 और T2 का यूज कर रहे हो किसी कंपैरिजन में, एग्जांपल इक्वल, लेकिन सी शार्प कंपाइलर को पता नहीं है कि दोनों टाइप आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग और इंटीजर का आपस में कंपैरिजन नहीं होता, या स्ट्रिंग और फ्लोट का आपस में कंपैरिजन नहीं होता। तो सी शार्प कंपाइलर को ये नहीं पता होता कि दोनों टाइप आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो बात समझ में आई? यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम जेनरिक मेथड बनाते हैं और वहां पर हम कौन से ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? बराबर। और लगा के चेक करें, वैल्यू 1 की वैल्यू 2 से बड़ी है। यानी इसका मतलब ये है कि हम ग्रेटर देन भी यूज नहीं कर सकते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो भी यूज नहीं कर सकते, लेस देन इक्वल्स टू वो भी यूज नहीं कर सकते, लेस देन वो भी यूज नहीं कर सकते, नॉट इक्वल्स टू। यानी इसका मतलब ये है कि हम जेनेरिक मेथड में हम किसी भी किस्म का लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब्दुल्ला क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि की जो टाइप है वो डिफाइन कंपाइलर इसलिए जो है इनको कंपेयर कर रहा है। बिल्कुल, ये नहीं, इस बात का उसे आइडिया नहीं होता कि यहां पर आपके पास जो दोनों टाइप हैं वो आपस में कंपेयर किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। आई होप ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। डन है सर। तो अब क्या करें सर, इसका कोई सोल्यूशन है कि हम इसका सोल्यूशन निकाल सकें? बिल्कुल। तो आपके पास एक कीवर्ड आया डायनेमिक के नाम से। अब यानी मैं, अभी ये प्रॉब्लम ये है कि इसको इस बात का खतरा है क्या, कि यहां पर आपस में दोनों की डेटा टाइप कंपेयर करी भी जा सकती है या नहीं करी जा सकती। तो अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल बना दूं जो रन टाइम के ऊपर उसमें डेटा टाइप असाइन कर लेता है, तो शायद इसको ये प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाए। तो यहां पर हम जैसे सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक और कीवर्ड होता है डायनेमिक के नाम से। डायनेमिक क्या करता है, आपके वेरिएबल को डायनेमिक बना देता है उसकी नेचर के अंदर। तो मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डायनेमिक का वेरिएबल है वैल्यू 3 के नाम से, मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या डाल दिया मैंने, किसको डाल दिया, वैल्यू 1 को। यानी वैल्यू 1 में जो भी आ रहा है वो किस में चला जाएगा, वैल्यू 3 में सेव हो जाए। और वैल्यू 3 किस टाइप का वेरिएबल है, डायनेमिक। आइए दोबारा एक और वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, क्या बोला, वैल्यू 2 किस टाइप का वेरिएबल है, डायनेमिक। वो किस में सेव हो रहा है, वैल्यू 4। तो मैंने 3 और 4 को क्या कर दिया आपस में, कंपेयर कर दिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे सर।
सी शार्प में डायनेमिक को एक ही यहाँ पर देखते सर, ये लाइन वेरिएबल को डायनेमिक से डिक्लेयर करती है, इसमें ऐसा करते हैं आप भी, नहीं गलत बता रहे हैं। हाँ, टाइप सेफ्टी को हटा देता है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। सी शार्प में डायनेमिक एक रन टाइम बाउंड टाइप होता है जो कंपाइल कंपाइल टाइम पर टाइप चेकिंग नहीं करता। यानी इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, सुनिएगा ये बात, कि जब मेरा प्रोजेक्ट रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर इसकी टाइप को चेक नहीं करता कि इसमें किस टाइप का डेटा है या किस टाइप का डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है? इसका मतलब है सी शार्प कंपाइलर कंपाइल करते वक्त उस वेरिएबल की टाइप वेरीफाई नहीं करता, बल्कि रन टाइम पर देखता है कि उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन वैलिड हो रहा। बात समझ में आ रही है? देखो एग्जांपल, अभी ये कोड कंपाइल होता जा रहा है, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल टाइम पर इसके दरमियान कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, इसको ये नहीं पता कि इसमें किस टाइप का डेटा होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू वन में क्या पास किया है, यहां पर क्या पास किया है, तो ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर इस डायनेमिक कीवर्ड को ये पता चलेगा मुझे किस टाइप का डेटा पास हुआ है, इंटीजर। तो इसीलिए इसको ये टाइप सेफ्टी को प्रोवाइड नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, गौर से सुनना ये बात, यहां देखो, अब मैं यहां पर अगर ये मेन का मेथड खोलूं, खोल दिया मैंने, अब मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं फर्क। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, यहां पर क्या पास कर दूंगा, एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि टाइप सेफ्टी फीचर प्रोवाइड कर रहा है, कंपाइल टाइम ने फौरन एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? क्या एरर दे दिया? कि आप स्ट्रिंग यहां क्या पास कर रहे हो, यहां पर इंटीजर, इंटीजर ऐसा ही है, इंटीजर पास कर रहे हो। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर इसने क्या बोला, क्या बोला कि डायनेमिक ने क्या किया, क्या किया, डायनेमिक कीवर्ड ने क्या किया, टाइप कंपाइल टाइम पे उसकी टाइप चेकिंग ही छोड़ दी कि भाई कोई मसला नहीं है, रन टाइम के ऊपर जो तुम वैल्यूज में असाइन करोगे वो मैं इसमें वैल्यू उस टाइप की डेटा टाइप को डिफाइन कर दूंगा और उसमें वो जाके वैल्यू सेट हो जाएगी। इससे क्या हुआ, आपका एक फीचर मिस हो गया, कौन सा, टाइप सेफ्टी का सर। अब इसमें आप किसी भी डेटा टाइप को डेटा पास कर सकते हो, क्योंकि आपने कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया है, डायनेमिक, और डायनेमिक किसी भी डेटा टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता। तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर चलाऊंगा सर, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है सर? अगर मैं यहां पर लिख दूं 12,13, दिस इज इक्वल और नॉट, नॉट इक्वल, ये देख लिया आंसर आ जाएगा। डन है सर? कोई सवाल यहाँ पर? नहीं सर। नहीं है? समझ में आ गया सर जी असद? शाबाश। एक स्ट्रिंग हो एक इंटीजर हो, ये स्ट्रिंग कर देते हैं। डन सर असद? तो टेंशन ही लो, क्यों नहीं होगा, डायनेमिक कीवर्ड के अंदर वैल्यू जा रही है भाई, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। एरर आ गया, देखो अब क्या एरर है, पढ़ना। ऑपरेटर डबल इक्वल टू कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड टाइप इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, उस टाइम एरर क्यों नहीं आया? डायनेमिक ने क्या किया, कंपाइल टाइम एरर, एग्जीक्यूशन में एरर देता ही नहीं है। यहां पर स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, तो उसने यहां पर आपको उस रन टाइम के ऊपर, रन टाइम के ऊपर बताया, रन होने के बाद कि भाई यहां पर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई ताकि आपको बाद में याद रहे कि अगर आप जेनरिक के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल, वरना बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। जी सर। पैरामीटर डिफाइन कर देते वैल्यू बना हाँ। फिर डायनेमिकली कहाँ पर? कहाँ पर? ओके पैरामीटर जब हम डिफाइन कर देते वैल्यू वन और वैल्यू टू, हाँ, तो वहां पर डायनेमिक नहीं पता। यहाँ पर सर ये तो जेनरिक है ना सर, वैसे उसूलन तो वही देनी चाहिए थी, लेकिन हमने जेनरिक टाइप को यूज किया सर। अब इसका सोल्यूशन सर, अगर इसका बेस्ट सोल्यूशन होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता, अगर हम इसका बेस्ट सोल्यूशन निकालते तो क्या निकालते सर इस प्रोग्राम की जगह, कि अगर हमें डायनेमिक का कीवर्ड यूज ना करना पड़े और हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यूज कर पाए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यार इसने हमें एक सोल्यूशन दिया था। अच्छा, लेकिन ये जो सोल्यूशन आएगा ना, फिर ये आपके पास बुलियन में आएगा, और फिर इस बुलियन को लेके आपने आंसर जो भी देना हो वो फिर आप आंसर दे सकते हो। ठीक है? तो करके दिखाता हूं सर। यहां पर मैंने क्या बोला, एक मेथड बना रहा हूं जो कि रिटर्न टाइप उसकी क्या होगी, बूल होगी। क्या होगी? बूल होगी। अच्छा जी, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एरर किस चीज का दे रहा है, वो कह रहा है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है? अब इस मेथड को मैं सही कर रहा हूं सर। मैंने क्या बोला, ये रिटर्न करता है, रिटर्न क्या करता है, T1 डॉट इक्वल्स, इक्वल का मेथड यूज करो,
है इसमें या नहीं? है या नहीं भाई? अच्छा, T1 डॉट, अच्छा T1 टर्नरी ऑपरेटर डॉट इक्वल्स क्यों नहीं आ रहा? ये लाइन थी ना यार। यहाँ आ जाएगा T1 डॉट इक्वल्स टू T2। ये एरर क्यों दे रहा है? ओ सॉरी, T1 क्यों लिख रहा हूं? हमारा वेरिएबल का नाम क्या था? वैल्यू 1 डॉट इक्वल्स टू वैल्यू 2। ठीक है, सिंपल कर रहे हैं, मुश्किल वाला नहीं करेंगे सर, इजी वाला करेंगे। अगर वैल्यू 1 इक्वल है वैल्यू 2 के, तो टर्नरी ऑपरेटर लगाया यहां पर हमने, बस सिंपल इसको ऐसे छोड़ देते। इसको और आसान कर सकते हैं सर, ऐसे भी कर सकते हैं। वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 2। ठीक है, नहीं ये भी नहीं हो पा रहा। वैल्यू 1 डॉट इक्वल्स टू वैल्यू 2। ठीक है, अगर वैल्यू 1 इक्वल है किसके? वैल्यू 2 के, तो रिटर्न में क्या कर देना? इससे आंसर क्या आएगा? वैल्यू 1 डॉट इक्वल टू वैल्यू 2, ट्रू या फॉल्स। तो रिटर्न किसको होगा? इस कंपेयर, कंपेयर क्या रिटर्न होगा? बूल, बूल में क्या होगा? ट्रू या फॉल्स। और सेव करते हैं हम इधर। अब यहां पर मैंने क्या किया, कंपेयर डॉट कंपेयर को इंटीजर और स्ट्रिंग दिया, या मैंने 12,12 दिया सर। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंटीजर टाइप का डेटा वो पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद मैंने इस पूरे को सेव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर। अच्छा, ये डेटा, ये जो मुझे मेथड जब एग्जीक्यूट होगा, ये किस टाइप का आंसर मुझे रिटर्न करेगा? बूल में सर, बूल में। तो अब इसको सेव करने के लिए एक वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए? बूल। तो मैंने कहा बूल बना दो डाटा के नाम से एक वेरिएबल। अगर, अब लॉजिक बाहर, अगर डाटा ट्रू है, ऑटोमेटिक इफ कब चलता है? जब ट्रू हो। तो मैसेज में क्या दिखा देना? इक्वल्स। और एल्स वरना क्या दिखा देना? शाबाश, नॉट इक्वल्स। ये मैंने उस तरीके से बचने के लिए मैंने आपको करके दिखाया है डायनेमिक, लेकिन उसमें टाइप सेफ्टी चली जाती है ना सर। चला के दिखाऊं? चेक करें, पता नहीं चलेगा किसमें से, देखते हैं एग्जीक्यूट होता है क्या इशू आते हैं। इक्वल सर, देखा आपने? और अगर मैं यहां पर लिख दूं 12,13, दिस इज इक्वल और नॉट? हाँ, नॉट इक्वल। अच्छा एक चीज और, अगर मैं ये एक सवाल खुद से कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर इंटीजर और स्ट्रिंग पास कर दूं तो तब क्या होगा? सर नॉट इक्वल, मैंने कहा ना सर, उस वक्त इशू नहीं आया। ठीक है, अगर मैं यहां पर 12 ही लिख दूं तो क्या ये बराबर है? सर कैसे बराबर है? वैल्यू तो बराबर है सर, लेकिन डेटा टाइप बराबर है, तो आंसर नॉट, नॉट इक्वल ही आएगा ना सर। ये उससे बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें टाइप सेफ्टी आपको मिल रही है सर, आपकी टाइप सेफ्टी का इशू नहीं आ रहा। समझ में आया सर? जी अब्दुल्ला, आया सर उधर? एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। अच्छा, डायनेमिक वाले का दूं या सिंपल वाले का दूं? सिंपल, मैंने वेरिएबल बनाया, एक मेथड बनाया, जिसमें रिटर्न टाइप क्या रखी? बूल। यानी ये मेथड जब भी कुछ रिटर्न करेगा, वो आंसर हमेशा किसमें होना चाहिए? ट्रू या फॉल्स के अंदर, बिल्कुल कुछ और। अच्छा, अगर मैं इंटीजर लिख दूंगा 1, तो इसका मतलब यानी ये मेथड मुझे बदले में क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर। यानी जिस टाइप का बनाऊंगा हमेशा वही टाइप रिटर्न होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, कंपेयर, एक मेथड का नाम रखा, दो जेनरिक मेथड को डिफाइन किया, T1 T2 टाइप रखी, दो वेरिएबल्स बना दी, दो पैरामीटर्स बना दी T1 और T2 के नाम से। मैंने बोला ये मेथड रिटर्न करता है, क्योंकि रिटर्न करेगा आंसर ट्रू या फॉल्स में। वैल्यू 1 बराबर है किसके? इक्वल्स का मेथड यूज किया। ये चेक करेगा क्या वैल्यू 1 बराबर है किसके? वैल्यू 2। तो अगर बराबर हुई तो ट्रू, नहीं हुआ तो? अब मैं इधर आया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया। मैंने यहां पर कॉल करते, चूंकि दो टाइप थी, तो मैंने दो अलग अलग टाइप डिफाइन करी, दो वैल्यू पास करी। इससे जो भी आंसर आया होगा वो ट्रू या फॉल्स में आया हो। ट्रू या फॉल्स को सेव किया वेरिएबल, डेटा, डेटा किस टाइप का था? तभी तो ट्रू या फॉल्स को सेव कर पा रहा है। अगर ट्रू हो डेटा में, अगर फॉल्स हो डेटा में, दैट्स इट। समझ में आया? किसका? हाँ, ये अपना मेथड है इसका, सी शार्प। जी जी, बात समझ में आई? तो मैंने आपको जेनेरिक मेथड भी अच्छी समझाने की कोशिश की है, और जेनेरिक क्लास को भी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि अगर आप जेनेरिक क्लास, जी सर। आपने एक जेनरिक टाइप का यूज किया हाँ फिर मल्टीपल कर। सर, सिंपल बताया तो था सर,
T1 T2। नहीं, अगर आप तीन करंट बनाएंगे फिर नहीं और इसी तरह देखते हैं हम लोग। सर, जरूरी नहीं है। अब तुमने कहा मैं तीन पैरामीटर वो यूज करूंगा, टाइप्स। ठीक हो गया। अच्छा चलो, ये भी कर लेते हैं यार, ये कह रहा है ना, तो एक एग्जांपल ये भी कर लेते हैं। अभी जबकि खत्म नहीं हुआ है हमारा, हमें आगे भी और पढ़ना है इसमें जेनरिक में। बाकी जैसे जैसे जेनरिक लगा दे, नॉन जेनरिक में एरे लिस्ट, स्टैक यूज थे, लिब पूरी की टाइप्स थी, एसएस की भी टाइप्स होती हैं। तो अभी वो पढ़नी है, ये तो हमने सिर्फ जेनरिक क्लास और मेथड सीखा है। आ जाओ कर लेते हैं एक। तो किस नाम से बनाऊं? मल्टीपल डेटा बना दूं? ये कह रहा सर, क्या हम क्लास को मल्टीपल डेटा टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। T1 T2। अच्छा, अब इसका ही सवाल ये था। सवाल पता है ये क्या कर रहा था? ये कह रहा था सर, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो क्या तीन वेरिएबल बनाऊंगा या तीन मेथड बनाऊंगा, तीनों टाइप को डिफाइन करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी टाइप यूज कर सकता हूँ, T1 T2 T3, जो भी मेरा दिल करेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया T1 के नाम से। T1 बनी, जो पहली टाइप होगी उसमें आ जाएगी। एक और वेरिएबल बना रहा हूँ T2। T3 में यूज ही नहीं कर रहा मेथड इसके अंदर, ठीक है, प्रॉपर्टीज में पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा के नाम से एक मेथड बना दिया। ये किस टाइप का होगा? ये T3 टाइप का डेटा लेगा, ठीक है। डन है सर। CW प्रिंट कर देना T3 को। डन। अब इसको मुझे क्या करना है? कॉल करना है क्लास प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट बना लो इसका। मेन मेथड बना लो, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। कह रहा है ऑलरेडी है प्रोग्राम क्लास। प्रोग्राम्स कर दो भाई। मेन का मेथड बनाओ स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये लो। अब उसके बाद मैंने क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है किसका? मल्टीपल डेटा का। मल्टीपल डेटा, अब जब मल्टीपल डेटा नाम था, अब इसमें कितनी टाइप्स आएंगी? तीन। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने बोला इंटीजर होगी, दूसरे में स्ट्रिंग होगी, तीसरे में डबल होगी। डन। ये लो ऑब्जेक्ट बन गया इसका। बना दिया सर ऑब्जेक्ट। अब कॉल करूंगा मल्टीपल डेटा डॉट फर्स्ट। फर्स्ट में क्या, किस टाइप का डेटा आएगा सर? फर्स्ट में कौन सी टाइप पास की गई थी? T1 में क्या रखा हुआ है? इंटीजर 12 पास कर दिया। मल्टीपल डेटा डॉट सेकेंड, किस टाइप का डेटा आएगा सर? किस टाइप का आएगा सर? स्ट्रिंग। मल्टीपल डेटा डॉट मेथड कॉल कर रहा हूं, किस नाम से बनाया था मेथड? डिस्प्ले डेटा। किस टाइप का डेटा आएगा इसमें सर? T3 किस टाइप का है? डबल। डन सर। प्रिंट करूं? अच्छा, प्रिंट तो होंगे नहीं वेरिएबल्स की वैल्यू, क्यों? वेरिएबल प्रिंट हो जाएंगे? हाँ, नहीं होंगे ना सर, वेरिएबल को तो प्रिंट करवाना पड़ेगा ना। CW फर्स्ट इज डॉलर, यहां फर्स्ट आ जाएगा, एंड सेकंड इज, यहां सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया। कहां से सर? सॉरी, चला के देखें। ये लीजिए। अच्छा, मेन के मेथड बहुत सारे बने हुए होंगे, वो कह रहा है। यहां पर भी चल रहा है। अब चलाते हैं। ये लीजिए सर। डन। समझ में आ गया होगा आई होप। हाँ, थर्ड बार वो तो मेथड था ना सर, ये देखो ना। मेथड में डायरेक्टली प्रिंट का मौजूद स्टेटमेंट मौजूद था। कॉल तो किया सर, ये रहा। T3 दिया तो है। हाँ, ये तो प्रॉपर्टीज हैं, ये मेथड बनाया हुआ है। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं बनाई मैंने, नहीं प्रॉपर्टी नहीं बनाई मैंने इसकी। ठीक है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? यानी इसका मतलब ये है, हम जितनी टाइप का डिफाइन करना चाहें यहां पर कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, हम इसमें कितनी टाइप का डेटा डिफाइन करना चाहें। डन सर। आगे बढ़े। अब आ जाते हैं किस पे सर? अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर लें। सिर्फ वही डेटा टाइप स्टोर होगा जो आपने स्पेसिफाई किया होगा। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं होती वैल्यू टाइप के लिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। वैल्यू टाइप के लिए बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग नहीं होती। बॉक्सिंग क्या होती है? जिसमें वैल्यू टाइप कन्वर्ट होती है रेफरेंस टाइप में, और अनबॉक्सिंग क्या होती है? रेफरेंस टाइप कन्वर्ट होती है वैल्यू टाइप में। कोड रीयूजेबिलिटी, आप एक ही क्लास को या एक ही मेथड को अलग अलग, बात ही खत्म हो गई सर। ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे नॉन जेनरिक कलेक्शन की आपके पास टाइप्स थी, तो बिल्कुल ऐसी इसकी भी है। यहाँ पर आपके पास लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, क्यू होता है, स्टैक होता है और हैश सेट होता है। वहां पर हैश टेबल था, एरे लिस्ट थी, स्टैक था, क्यू था। आपने तमाम चीजें पढ़ी हैं वहां पर। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो लिस्ट में जो आइटम्स स्टोर होते हैं वो इंडेक्स यानी एरे के तौर पर स्टोर किए जाते हैं। आओ समझते हैं लिस्ट कैसे बनती है। ये कौन सी टाइप है, जेनेरिक? ऐसे ही है ना, जेनेरिक कलेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो आओ इसकी एक जल्दी से छोटी सी क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ, ऐड क्लास जेनेरिक टाइप के नाम से मैं बना लेता हूँ। ठीक है। अब फटाफट यहाँ पर मेन का मेथड पास किया, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। डन। अब लिस्ट बनानी है तो सर कैसे बनाए, लिस्ट कौन सी टाइप है, लिस्ट कौन सी टाइप है, जेनेरिक कलेक्शन की। तो जेनेरिक कलेक्शन के लिए नेम स्पेस कौन सा यूज होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट खुद ब खुद सी शार्प में प्रोवाइड कर देता है, लेकिन हमें नॉन जेनेरिक यूज करना तो नॉन जेनेरिक के हमें डालना पड़ता है। अब लिस्ट बनानी है, मैंने आपको बताया लिस्ट कैसे बनती है। यहां पर आती है टाइप। आप यहां पर किस टाइप का लिस्ट में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का, क्योंकि टाइप सेफ्टी है। अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो सिर्फ आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हैं। तो लिस्ट एक क्लास है। तो यहां पर हमने बोला लिस्ट बना दो स्ट्रिंग टाइप की। अब यहां पर यानी इसका मतलब ये कि इस लिस्ट में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, स्ट्रिंग टाइप का। यहां पर मैंने वो लिस्ट बना दो स्ट्रिंग टाइप की। ये क्या है, उसका रेफरेंस वेरिएबल। ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से, और हमने बताया लिस्ट किस टाइप की, स्ट्रिंग। और ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें डेटा स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ LST के नाम से। इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ LST। LST में जाओ, डॉट, इसका मेथड है ऐड का। इसके जरिए आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो। अब इसमें किस टाइप का डेटा होल्ड होगा, स्ट्रिंग। अगर नंबर डालू तो, अच्छा इसके बनिस्बत उल्टा करो थोड़ा सा, इसको एरे लिस्ट करो, एरे लिस्ट लिखो। ये देखो। अच्छा जब भी देखो नेम स्पेस ऊपर ऐड ना हो रहा हो ना, खुद भी लिखने की जरूरत नहीं है। माउस पे क्लिक करो, ये ऐसे बल्ब बना हुआ आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी इसका नाम लिखा हुआ है, कौन सा करना है क्लिक कर दो, वो खुद ही ऊपर ऐड हो जाएगा। अब यहां पर देखो, एरे डॉट ऐड। यहां पर देखो, मैं एरे लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा टाइप को डेटा पास कर पा रहा हूं, एरे डॉट ऐड। ये देखो। जबकि मेरे पास जो जेनेरिक कलेक्शन है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का डेटा पास कर सकता हूँ, जो डेटा टाइप डिफाइन करूंगा उसमें सिर्फ वही डेटा टाइप जाएगी, कोई और डेटा टाइप को डेटा स्टोर नहीं हो सकता। यहां पर आप देख लीजिए, आपके सामने मौजूद है। ठीक है। अब इसे लूप के जरिए प्रिंट करना है, तो सिंपल फॉर ईच का लूप चला लो, फॉर ईच चला दो। फॉर ईच का लूप बनाया, और यहां पर क्या लिखा, अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, LST से निकाल के किसमें डाल दो, इन एक बार किसमें डाल दो, एक वेरिएबल डेटा के अंदर डेटा। अच्छा LST से डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग। तो वेरिएबल किस टाइप का बनाओगे, तो खत्म यार, हो गया। यहां पर CW प्रिंट कर दो किसको, डेटा को। ये लीजिए हो गया। और मैं यहां पर क्या लिखा, कंसोल डॉट, स्क्रीन को रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हो गया आपका पहला लिस्ट। मैं बाकी सारे बंद कर दूं यार, वो सारे मेन के मेथड चल रहे होंगे। बंद होगा सारे, ये देखो स्टार्ट करो। आगे सर, सिंपल लिस्ट आप इस तरीके से बना सकते। अब लिस्ट के बाद आता है आपके पास डिक्शनरी। क्या आती है, डिक्शनरी। इसको हटा दूं, नॉन जेनरिक थी, याद होगा आपको, मैंने बताया CW। अब आपके पास आती है, क्या आती है, डिक्शनरी। अच्छा डिक्शनरी क्या होती है, जिसमें आपके पास की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर होता हो। वहां पर की वैल्यू में किसमें स्टोर हो रहा था, हैश टेबल के अंदर। गुड। यहां पर किसमें स्टोर हो रहा है, डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी कैसे बनती है भाई, मैं यहां से आपको, भाई खैर इसमें कोड मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यही उठा के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ये देखो, यहां पर सिंपल डिक्शनरी ऐड करी, क्योंकि इसमें की आती है और वैल्यू आती है। यहां पर की के लिए मैंने क्या यूज किया, इंटीजर। वैल्यूज के लिए मैंने क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग। यहां पर सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। स्टूडेंट्स में जाओ, ऐड कर दो, यहां पर आ गई इसकी की, यहां पर आ गई इसकी वैल्यू, यहां पर आ गई की, यहां पर आ गई इसकी वैल्यू। सिंपल फॉर ईच का लूप चलाया। देखो कैसे चलाया। यहां पर हमने क्या, क्योंकि हमारा डेटा किसमें आ रहा है, की वैल्यू पेयर के अंदर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर माउस रखी, यहाँ पर एक बना बनाया स्ट्रक्चर मौजूद है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं।
की वैल्यू पेयर का स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर में हमने बताया कि इंटीजर टाइप की हमारी की है और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। डेटा सारा किसमें पड़ा हुआ है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में आ रहा है किसमें? इन किसमें डाल दो? केवी में डाल दो। यानी केवी के अंदर की भी पड़ी हुई होगी और वैल्यू भी पड़ी हुई होगी। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो क्या, केवी में जाओ डॉट की को और केवी में जाओ डॉट वैल्यू को। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहां पर आऊं, एक चीज आपको बताता चलूं, अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग ही लिख दूं और यहां पर, अब इसका मतलब ये मुझे किस टाइप की बनानी पड़ेगी? स्ट्रिंग टाइप की। यहां पर भी मैंने क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग टाइप की कीज देनी पड़ेंगी। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जरूरी नहीं कि हम जो है वो कीज है वो किस टाइप की बनाए, इंटीजर टाइप की। हम डिक्शनरी के अंदर किसी भी टाइप की बनाना सकते हैं और किसी भी टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? किसी भी टाइप से मुराद मेरा ये नहीं है कि इसमें कुछ भी आ जाएगा। जो डेटा टाइप आप यहाँ डिफाइन करोगे उसी टाइप की वैल्यूज उसमें इंसर्ट की जा रही होंगी। डन। तो ये हो गया डिक्शनरी। अब आ जाते हैं आपके पास आंसर, अब आता है क्यू। क्यू ऑलरेडी आप ऑलरेडी कर चुके हो वहां पर, मैं एक बार जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, क्यू का मतलब, क्यू कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है? प्रिंसिपल्स कौन सा यूज करता है क्यू? हाँ, फीफो सर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कतार वाली एग्जांपल मत भूलिएगा। तो मैंने क्या बोला, क्यू क्या, अच्छा क्यू की बाय डिफॉल्ट क्या है? एक क्लास बनी हुई। ये क्लास को मैंने क्या बनाया, क्योंकि नॉन जेनेरिक है तो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप से सेट करें कि जेनेरिक क्यू बनाया किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। यानी अब इस क्यू में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है? स्ट्रिंग। तो मैंने क्या बोला, टास्क में इन क्यू मतलब ऐड करना, डी क्यू मतलब बाहर निकालना। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या ऐड कर दिया, टास्क वन टास्क टू टास्क थ्री, वाइल जब जैसे ही काउंट हो तो आपका यहाँ पर टास्क डॉट डी क्यू प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने इसको सिंपल प्रिंट किया यहाँ पर, ये सब मैं आपको ऑलरेडी जेनरिक नॉन जेनरिक में पढ़ा चुका हूँ। बस वही समझ लो यहाँ पर एज जेनरिक यूज हो रहा है। स्टार्ट किया, चला लो, आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखो एक कतार में वापस आ गया। अब स्टैक में क्या हो रहा होगा? स्टैक में कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा होगा? लीफो। लास्ट में जो किया वो पहले बार आएगा। तो आओ चेक कर लेते हैं सर स्टैक को भी। यहाँ पर मैंने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया सर, आपके सामने। यहाँ पर देखिए एक एक करके पुश किया, पेज वन पेज टू पेज थ्री, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो डेटा पेज थ्री पेज टू पेज वन के तौर पर बाहर आएगा। ऐसा ही है, आगे चला के देख लीजिए। ठीक है सर। और अब आखिरी हमारे पास जो जेनरिक कलेक्शन है वो आती है हमारे पास हैश सेट। हैश सेट में क्या होता है, यहाँ पर जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो सच के टेबल में ही आते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसमें हैश हैश एक ऐसा जेनरिक कलेक्शन है जिसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। यूनिक मतलब, अगर asad@gmail.com ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है तो asad@gmail.com दोबारा स्टोर नहीं हो सकती। आओ चेक करते हैं सर, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं यहां पर हम लोग। सिंपल ही हैश सेट मैंने बनाया, बहुत आसान है सर। हैश सेट मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ये देखिए हैश सेट बना दो स्ट्रिंग टाइप को, जिस टाइप का बनाना चाह रहे हो क्योंकि टाइप जेनरिक है। इसमें किस टाइप का डेटा पास होगा? स्ट्रिंग। अब यहां पर देखो ईमेल दोबारा आ रही है, ए वाली और से देखो आ रही है। अब मैंने क्या बोला, ईमेल में सारी ईमेल निकालो, किसमें डाल दो? ईमेल किस टाइप का डेटा था? तो ईमेल में स्टोर कर दिया। यहां पर ईमेल को प्रिंट किया, तो आंसर में क्या आना चाहिए? आंसर में क्या आना चाहिए? ए और बी, क्योंकि ए को इग्नोर कर देगा, एक ही बार प्रिंट करेगा। आओ चेक करें ऐसा हो रहा है या नहीं। ये देखिए, देखा आपने? तो यानी हैश सेट एक ऐसी जेनरिक कलेक्शन है जिसमें आपके पास यूनिक वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। अगर आपसे गलती से रिपीट भी हो गई तो हैश सेट ऑटोमेटिकली उसको खुद हैंडल कर लेगा और आपकी रिपीटेड वैल्यू को रिमूव कर देगा। आइए एक बात कर, दोबारा से रिवाइज कर लिस्ट। आपके पास एरे इंडेक्स के ऊपर डेटा को स्टोर करती, डिक्शनरी आपके पास की वैल्यू पेयर के डेटा को स्टोर करती, क्यू में आपके पास डेटा फीफो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है इन क्यू और डी क्यू की मदद से। स्टैक में आपके पास डेटा लीफो प्रिंसिपल की यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे यूज किया जाता है। इसमें आपके पास क्या होता है, पॉप से पुश से डेटा ऐड होता है और पॉप से डेटा गेट होता है। और उसके बाद हैश सेट की बात करें तो हैश सेट इस्तेमाल होती है डेटा को यूनिक तरीके से स्टोर करने के लिए। हैश सेट, हैश सेट में मैंने क्या किया दोबारा सुनिएगा। ये रहा सर, सिंपल हैश सेट क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि एक जेनरिक कलेक्शन है तो यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, इसमें किस किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? स्ट्रिंग टाइप। इसका नाम क्या रख दिया? ईमेल। इसमें कोई भी आइटम ऐड करना तो ऐड का मेथड यूज होता है। यहाँ पर मैंने तीन आइटम ऐड किए, देखो ए, ये वाली ईमेल और ये वाली ईमेल सेम है, दिख रही सर?
अब मैंने लूप चलाया सर, मैंने क्या बोला, ईमेल से सारा डेटा निकालो, ईमेल में डाल दो। यहाँ पर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो मैंने इसलिए स्ट्रिंग वेरिएबल बना दी। प्रिंट कर दो ईमेल को। तो यहाँ पर यह सेट क्या करता है, उसका रूल क्या कहता है कि यहाँ पर यूनिक डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैंने इसका आउटपुट को रन किया तो आपके पास सेम डेटा रिपीट नहीं हुआ। तो इसी के साथ हमारे पास जेनरिक और नॉन जेनरिक कलेक्शन यहाँ पर खत्म होती हैं। और आई होप आपको ये पूरा कलेक्शंस का जो टॉपिक था अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।